नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका हिस्ट्री का ये 5वां चैप्टर होने वाला है। तो शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए से। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, किस भाषा में लिखा था? यह आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एक सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? इसमें से जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अर्थात फारसी भाषा में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, फारसी भाषा में। ठीक है। अगर बात किया जाए इब्न बतूता कौन थे, तो ये एक यात्री था मोरक्को का। ठीक है। तो इब्न बतूता जो आए थे भारत, तो अपनी यात्रा विवरण लिखा था फारसी भाषा में, इसलिए इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह थी? क्या था? इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। ठीक है। अलबरूनी सबको पता होना चाहिए, महमूद गजनी के साथ भारत में आया था। ये 3 भाषा से परिचित थे, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। चलिए आगे देख लीजिए। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम है, क्या है उसका नाम बतलाइए। कौन से जगह से चल कर के आए थे मार्को पोलो? मार्को पोलो। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन ए, वेनिस। ठीक है। वेनिस से चल कर के आए थे ये। कहाँ से चल कर के आए थे? वेनिस से। तो ऑप्शन ए चले जाएंगे इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों के असामान्य माना था वे हैं, क्या है? 4 ऑप्शन है, दूध, अंडे, नारियल तथा पान, पपीता तथा टमाटर, खरबूजा तथा तरबूज। चलिए 4 में से इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नारियल तथा पान। नारियल तथा पान। फिर से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना, असामान्य माना, उसको अजीब लगा। ठीक है, इसको देख करके, तो क्या थे? नारियल और पान थे। अगला, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में आया था। किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका 14वीं शताब्दी। क्या हो जाएंगे? 14वीं शताब्दी। ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, क्या था उसका नाम? किस देश से आया था? आपको पूरा नाम अगर नहीं भी याद रखे तो आप बर्नियर ज़रूर याद रखें। बर्नियर नाम के जो यात्री था वो किस देश से आया था? तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन बी, वो आया था फ्रांस से। कहाँ से आया था? फ्रांस से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी। तो इब्न बतूता ने बतलाया था कि उसको मुल्तान से दिल्ली तक आने में टोटल 40 दिन का समय लगा था। कितने दिन का समय लगा था? 40 दिन का। अतः इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, 40 दिन का। ठीक है। चलिए अगला है, रिहला के रचनाकार कौन है? किताब उर रिहला, इसका रचनाकार कौन है? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब चले जाएंगे इब्न बतूता। ठीक है, क्या हो जाएंगे? इब्न बतूता। किताब उर रिहला के नाम से ये रचना किए थे। तो रिहला के रचनाकार कौन थे बाबू? इब्न बतूता। अगला है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में, देख लीजिए 14वीं शताब्दी में आया था ये। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था वो आपको जवाब देना है। तो पहुंचा था वो कहाँ पे? सिंध में। कहाँ पे पहुंचा था? सिंध में पहुंचा था।
तो सही जवाब हो जाएंगे इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? चलिए बहुते बार बतला दिए हैं, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? चलिए अगर आप गौर से वीडियो को देखते हैं तो पता होना चाहिए, डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 12 का बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी, मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो याद रखेंगे मोरक्को का। अगला है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? चलिए फिर तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या जवाब चले जाएंगे आपका? मोरक्को। इब्न बतूता जो था मोरक्को का रहने वाला था। अगला है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 का सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन ए, फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। देखिए इब्न बतूता के अपनी यात्रा विवरण लिखा था, उसका नाम क्या था? रेहला। क्या नाम था? रेहला। किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में। उसके बाद इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? तो मोरक्को के रहने वाले थे। अगला देखते हैं, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? चलिए बतलाइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। क्या हो जाएंगे इसका सही जवाब? ऑप्शन बी, फाहियान। फाहियान आया था किसके दरबार में? तो उस समय शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे। अगला है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? चलिए कौन था वो शासक जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गई थी? दौलताबाद ले गई थी। अगला है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होना ही चाहिए। वास्को डी गामा जो भारत आया था कब आया था? तो 1498 सभी को पता होना चाहिए। और तारीख याद रखना आपको, 17 मई 1498 को ये भारत पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। तो 17 मई 1498 को आया था वास्को डी गामा भारत। अगला है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद परिवर्तित? वही क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो मैं पहले पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको सेट करवाऊंगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि आपको सेट में कितना सही हो पाता है, ठीक है। और उस तरह से आप अपने तैयारी को और भी धार लगा सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।